अभी हमको ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने हैं। तो ये जो न्यूटन्स लॉ में ग्रेविटेशनल फोर्स का हमको रिलेशन मिला है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, F equals to G m1 m2 by r square, where this F is called gravitational force। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स F है, इस F के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये हमको पता करना है। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होता है। का मतलब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बॉडीज एक दूसरे को सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे, इट इज नेवर रिपल्सिव। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को रिपेल नहीं करेगा ग्रेविटी से, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट फोर्स ऑफ रिपल्शन। नंबर 2, इट obeys inverse square law। Gravitational force obeys inverse square law। Now what is inverse square law? Gravitational force F is inversely proportional to r square, where r is distance between m1 and m2। तो अगर कोई क्वांटिटी डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस। तो व्हेन एनी क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस, इट इज सेड टू ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। The gravitational force is inversely proportional to distance square, therefore it obeys inverse square law। Number 3, gravitational force is a long range force। का मतलब इस फोर्स का जो रेंज होता है, ये लार्ज डिस्टेंस तक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इफेक्टिव अप टू लार्ज डिस्टेंस। In fact, gravitational force, we say it extends up to infinity। ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इफेक्टिव होता है। बट एज वी गो अवे फ्रॉम द बॉडी, जैसे हम लोग बॉडी से दूर जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होगा। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, ग्रेविटेशनल फोर्स विल डिक्रीज। एंड जब ये r इनफाइनाइट होगा, तभी F 0 होगा। When r is infinite, it becomes 0 because we know something divided by infinity is 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है, बट वहां पे वो फोर्स एकदम निग्लिजिबल होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इसका अगर एग्जांपल देना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज एक्टिंग ऑन अर्थ एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स, जबकि there is a large distance between sun and the planets। अर्थ और सन के बीच में भी there is a huge amount of distance, but still we can feel the gravity of sun, and because of gravity of sun, all the planets can revolve around the sun। तो इसके gravitational force is a long range force। Next property, it is independent of nature of intervening medium। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ये दो मासेस के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो m1 m2 के बीच में जो मीडियम होगा, m1 m2 के बीच में एयर हो सकता है, m1 m2 के बीच में वाटर मीडियम हो सकता है, या कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है, तो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट नहीं होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। Next characteristic, gravitational force is a conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन अनदर चैप्टर कॉल्ड वर्क, पावर एंड एनर्जी। बट अभी मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। Any force is said to be conservative force when the work done by that force does not depend upon path।
तो उस फोर्स से जो वर्क डन हुआ है वो अगर पाथ पे डिपेंड नहीं हुआ है तो फिर उस फोर्स को बोला जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। अगर एग्जांपल देना होगा तो मुझे समझो बॉडी को ए से बी ट्रैवल करना है। एक बॉडी है जिसको मुझे ए से बी ट्रांसफर करना है। तो पहले मैंने बॉडी को ए से बी ऐसे मूव किया, लेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बी W1। फिर मैंने बॉडी को ए से बी ऐसे डिस्प्लेस किया, ऐसे, लेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बी W2। बट एज वी से ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, का मतलब दिस वर्क डन एंड दिस वर्क डन विल बी इक्वल। तो gravitational force is conservative force because work done by gravitational force does not depend upon the path। जैसे इस केस में अगर मैंने बॉडी को ए से बी ऐसे डिस्प्लेस किया या फिर ऐसे डिस्प्लेस किया, दोनों केस में वर्क डन सेम ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज इट इज अ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। बच्चों नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस है। तो नेचर में कौन कौन से फोर्सेस फंडामेंटल है? फंडामेंटल का मतलब बेसिक फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो जो दो चार्ज के बीच में होता है, या न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं या न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके बीच का फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स, दीज आर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो as compared to other fundamental forces, gravitational force is the weakest force, and अगर strongest force की बात करेंगे तो it is a nuclear force। तो nuclear force सबसे strong होता है और gravitational force is the weakest force among all the fundamental forces। तो here only characteristic of gravitational forces। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मतलब मोर देन वन फोर्सेस, मेनी मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिव ऑन अ सिंगल बॉडी। तो अगर एक से ज्यादा फोर्सेस एक ही बॉडी पे ऐड करेंगे तो उनको बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो फिर नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में थ्योरी है। तो सपोज ये पार्टिकल है मास m1 का, एंड दिस मास m1 इज सराउंडेड बाय ऑल द डिफरेंट मासेस। तो यहां मास m1 है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे मासेस है। यहां पे मास m2 है, यहां पे मास m3 है, यहां पे मास m4 है। सो ऐसे n नंबर ऑफ मासेस आर प्रेजेंट सराउंडिंग m1। तो हमको पता करना है m1 पे नेट या रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट करेगा। लेट r12 be distance between m1 and m2, let r14 be the distance between m1 and m4, and let r13 be the distance between m1 and m3। ये जो m1 है, इस m1 को बाकी सब मासेस ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जितने मासेस m1 के सराउंडिंग में होंगे उतने ही फोर्सेस m1 के ऊपर एक्ट होंगे। तो F12 इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन m1 अप्लाइड बाय m2, का मतलब m2 m1 को क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। वैसे F14 इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन m1 अप्लाइड बाय m4। ये m4 क्या कर रहा है, m1 को अपनी तरफ पुल कर रहा है। वैसे m3 का जो फोर्स होगा वो F13 होगा। ये भी कैसे होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर मैंने यूनिट वेक्टर्स को भी डिफाइन किया, R21, R41 एंड R31। तो since m1 is surrounded by three different masses, therefore there are three forces acting on m1।
अगर M1 के सराउंडिंग में 5 मासेस होते तो 5 फोर्सेस विल एक्ट ऑन M1. रिमेंबर, ये जो फोर्स F12 होगा, ये F12 इन दोनों के बीच में होगा. तो इस F12 के फॉर्मेशन में M4 एंड M3 का कुछ रोल नहीं होगा. का मतलब दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ M4 एंड M3. सिमिलरली ये जो F13 फोर्स होगा, ये M1 M3 के बीच में होगा. का मतलब ये जो फोर्स है, इट विल डिपेंड अपॉन M1 एंड M3, but F13 does not depend upon M2 and M4. इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स अपॉन masses of the two bodies and it does not depend upon any other body present in the vicinity या in the surrounding. तो अगर M1 का मुझे नेट फोर्स फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा. वेक्टर रिजल्टेंट, सिंपल एडिशन नहीं होगा. हमको क्या करना है? इनका वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड करना है. का मतलब इनको वेक्टोरिकली ऐड करना है. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये जो फोर्सेस होंगे ये उनके वेक्टर फॉर्म होंगे. ये हमने इसके प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था, न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. So after finding these forces in vector form, now we can see a resultant force acting on mass M1 will be vector sum of all the forces. इसका मतलब कोई मास अगर डिफरेंट मासेस से सराउंडेड हुआ है तो फिर उस मास पे जो नेट फोर्स होगा या रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये सब फोर्सेस का वेक्टर एडिशन होगा. वेक्टर एडिशन, सिंपल एडिशन नहीं. वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हमको ऐड करना है. तो ऐसे अगर n नंबर ऑफ मासेस होंगे सराउंडिंग M1 तो फिर नेट फोर्स फॉर n नंबर ऑफ मासेस कैसे फाइंड करेंगे? F इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14 अप टू F1n, where F1n is the force acting on M1 due to the nth mass Mn. तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. टॉपिक का नाम है न्यूटन्स शेल थ्योरम फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय शेल या सॉलिड स्फीयर, इसका बारे में यह कंसेप्ट है. यहां पे हम लोग दो स्फीयर को कंसीडर करेंगे. एक होगा हॉलो स्फीयर एंड दूसरा होगा सॉलिड स्फीयर. हॉलो स्फीयर इज आल्सो कॉल्ड स्फेरिकल शेल. हॉलो स्फीयर को क्या बोलेंगे? स्फेरिकल शेल. एंड दूसरा कौन सा होगा? सॉलिड स्फीयर. एक है हॉलो स्फीयर एंड दूसरा है सॉलिड स्फीयर. अभी हॉलो स्फीयर जो है वो अंदर से तो एम्प्टी होगा, अंदर तो कोई मास नहीं होगा. एंड सॉलिड स्फीयर जो है वो पूरा मास से भरा हुआ होगा. लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ हॉलो स्फीयर. सिमिलरली लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ सॉलिड स्फीयर आल्सो. और इनके रेडियस को डिफाइन करेंगे कैपिटल R. एक पॉइंट मास स्मॉल m हॉलो स्फीयर के बाहर है. यहां पे भी पॉइंट मास स्मॉल m सॉलिड स्फीयर के बाहर है. Distance of this mass from the center of the spherical shell be r. वैसे यहां पे भी डिस्टेंस r होगा. तो फिर ये पॉइंट मास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हॉलो स्फीयर का भी और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सॉलिड स्फीयर का भी. ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने के लिए इन दोनों स्फीयर का जो मास होगा, इट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर. And according to Newton's law, gravitational force acting on the point mass outside the hollow sphere is given by F equals to G capital M small m upon R square. Capital M इसका मास है, small m पॉइंट का मास है. सिमिलरली ये जो पॉइंट होगा उस पे भी सॉलिड स्फीयर का जो फोर्स होगा वो भी इतना ही होगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R square. इसका मतलब पॉइंट अगर स्फीयर के बाहर है, फिर वो स्फीयर हॉलो हो या सॉलिड हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो सेम ही होगा. नाउ इफ द पॉइंट इज इनसाइड द हॉलो स्फीयर. अभी ये देखो पॉइंट मास मैंने कहां पे लिया? इनसाइड द
हॉलो स्फीयर लिया, तो अगर ये पॉइंट मास हॉलो स्फीयर के अंदर होगा तो इस पॉइंट मास पे हॉलो स्फीयर का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। तो देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट मास प्रेजेंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अगर स्फेरिकल शेल के अंदर कोई मास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। द रीजन इज दिस मास इज सराउंडेड बाय सो मेनी पॉइंट मासेस। का मतलब ये जो स्फेरिकल शेल है इसको आप पॉइंट्स में डिवाइड कर दो, तो फिर इस पे सब फोर्सेस ऐड करेंगे इन ऑल डायरेक्शंस, और ये सब फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो स्फेरिकल शेल के अंदर कोई पॉइंट है या कोई मास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। नाउ कंसीडर सॉलिड स्फीयर। तो अगर कोई पॉइंट मास सॉलिड स्फीयर के अंदर है, देखो ऐसे, तो ये मास मैंने कहां पे लिया? सॉलिड स्फीयर के अंदर। लेट दिस डिस्टेंस बी स्मॉल r एंड कैपिटल R क्या है? पूरे स्फीयर का रेडियस। तो अगर ये पॉइंट मास सॉलिड स्फीयर के अंदर है, इंटीरियर है, तो अभी हम लोग सॉलिड स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा ये स्फेरिकल शेल जिसका मास होगा कैपिटल M, एंड दूसरा होगा ये सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल r है और इसके मास को डिफाइन करो mr। तो अगर मैंने पॉइंट को अंदर लिया, स्फीयर के अंदर लिया, तो फिर ये जो सॉलिड स्फीयर है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होगा स्फेरिकल शेल जो मैंने शेडेड पोर्शन में किया है, इसका मास कैपिटल M होगा, और दूसरा होगा ये सॉलिड स्फीयर जो अंदर फॉर्म हुआ है जिसका रेडियस स्मॉल r है और इसका मास mr। अभी हमको मालूम है स्फेरिकल शेल के अंदर कोई पॉइंट होता है तो उसमें फोर्स 0 होता है। का मतलब ये जो आउटर पोर्शन होगा स्फेरिकल शेल, इसका कोई फोर्स इस पे तो ऐड नहीं करेगा, तो फिर इस पॉइंट मास पे जो फोर्स ऐड करेगा ये छोटे स्फीयर का ही होगा, और छोटा स्फीयर तो एक सॉलिड स्फीयर है। तो अभी हमको फोर्स फाइंड करना है एक्टिंग ऑन द मास स्मॉल m, और ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? ये छोटा स्फीयर जिसका मास है mr। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये फोर्स कितना होगा? G mr m अपॉन r स्क्वायर। यहां पे mr होगा इस छोटे स्फीयर का मास जिसका रेडियस r है, बट हमको इस mr को पूरे स्फीयर का जो मास कैपिटल M है उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो लेट अस एक्सप्रेस mr इन टर्म्स ऑफ m। तो उसके लिए मैंने क्या किया? डेंसिटी का कंसेप्ट यूज किया। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल रो एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। ये पूरे स्फीयर का मटेरियल सेम है तो उसका डेंसिटी सेम ही होगा। तो यहाँ पे रो कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट, तो आई कैन से मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो फॉर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मास प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब होगा। अगर मास प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब है तो इसका मतलब mr अपॉन m इक्वल्स टू r क्यूब अपॉन r क्यूब। का मतलब इसका मास इसके r क्यूब के प्रोपोर्शन में, इसका मास इसके r क्यूब के प्रोपोर्शन में होगा। फिर मैंने रेशियो लिया, तो फिर mr का फॉर्मूला क्या होगा? ये कैपिटल M यहाँ पे चला गया, तो mr इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू r क्यूब बाय r क्यूब। ये mr मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अगर ये m हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिलेगा। ये मैंने mr जो है ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमको फॉर्मूला क्या मिला? G कैपिटल M स्मॉल m r अपॉन r क्यूब। This is the gravitational force acting on the point mass inside the solid sphere. तो ये होगा gravitational force outside the solid sphere, ये होगा gravitational force acting on the point mass inside the solid sphere. तो this is concept of Newton's shell theorem.